सर 1 मिनट रुके। Okay, recording is started. So this is the chapter number 15, okay, electromagnetism. इसको इंशाल्लाह आज हम खत्म करेंगे. It is started with, अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट. स्टेडी करंट में कैसे आप आओगे और कैसे चीजें आपको पता चलती है, क्या ये आपको आता है नहीं आता? हेलो अब्दुल हनान, ओपन द माइक. हेलो. आप रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नो टेक्स्ट नो टेक्स्ट, बस आप जो है मुझे वॉइस भेज दें. इट इज इजी. ओके। अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है थोड़ी? नहीं। अच्छा, जस्ट अ लिटिल लिटिल, ये मेरे पास है कि मेरे पास एक 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 रॉड है, ठीक है, और एक पेपर से मैं इसे पास कर रहा हूँ, और एक मैग्नेटिक इसके सर साथ एक 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 वोल्ट मीटर लगा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. तो जैसे ही इस करंट के अंदर, जैसे इस बैटरी से मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स, यानी कि मेरे रॉड में चार्जेस आएंगी, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस्ड होंगी. तो ये बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट है, जिसको बेसिकली एम्पेयर ने डिस्कवर किया था. एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट व्हेन current carrying when a current passes through a conductor it produces magnetic field. तो ये चीज आपने सबसे पहले लिखनी है. अगेन, सबसे जरूरी चीज क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ अ स्टेडी करंट में? सबसे पहले आपने इसमें एम्पेयर्स का ये लॉ लिखना है, यानी कि एम्पेयर्स का क्या, एम्पेयर्स डिस्कवर दैट कि जब भी एक कंडक्टर से एक करंट पास होता है इट इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. ठीक हो गया? तो ये किसकी है बेसिकली? ये है एम्पेयर की डिस्कवरी है. ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? फिर उसके बाद आपने आपने इसको डिमॉन्स्ट्रेट ऐसे करना है कि आपने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आवाज नहीं आ रही। सिंपली आपने क्या, इसमें एक स्टेट कंडक्टर ले लेना है, ठीक है, स्टेट कंडक्टर लेके वर्टिकली उसको पास करना है. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. स्टेट कंडक्टर आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, नोट्स में भी बनी हुई है. स्टेट कंडक्टर ले लेना है. सबसे पहले आपने लिखना ये है कि कैरिंग अ स्टेट कंडक्टर एंड पासेस वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड. ठीक हो गया? इसके साथ यस सर मैं इसका आपको दूं क्या नाम है इस वाले का सारा हाँ, नहीं बस ठीक है. एक्सप्लेनेशन भी डायग्राम हाँ हाँ हाँ, बस ठीक इधर है. नहीं, देख हम थोड़ा इधर जल्दी देख। चलेंगे. बस ये है कि चीजें आपको बस आनी चाहिए. फिर एक फील्ड लाइंस क्रिएट होगा. फील्ड लाइंस क्या होगा? इट 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 बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन भी होगा, और बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. अगर जी अगर बेसिकली चेंज कॉन्सेंट्रेशन, करोगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। हाँ, डायरेक्शन विल आल्सो चेंज. कि अगर मेरे टर्मिनल्स चेंज होते हैं तो मेरी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस काउंटर जी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो जाएंगी. ठीक हो गया? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर सबसे जरूरी क्या है, सबसे पहले आपने एम्पेयर्स का डिस्कवर करना है. एम्पेयर्स लॉ लिखना है कि एम्पेयर्स डिस्कवर दैट अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और उसको आगे डिस्क्राइब करना है. ओके, सेकंड इज द राइट हैंड रूल. जैसे आपने बताया कि राइट हैंड रूल में हम जब ग्रास्प करते हैं एक कंडक्टर, तो उस कंडक्टर की जो पॉइंटिंग थंब है, थंब इज बेसिकली कन्वेंशनल करंट, जो करंट को देखता है, और कर्लिंग फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताती है. ठीक है, इसमें हम एक्टिविटी ले सकते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर की, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी टाइप ऑफ मैग्नेट है विच इज क्रिएटेड व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, और डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Question number 3 is when a straight current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. अब ये जो फोर्स है बेसिकली, ये फोर्स कौन सा है? ये फराडे लॉ है सारा. ठीक है, ये फराडे का जी इसमें सारा आएगा कि फराडे ने कैसे किया था. और द फोर्सेस इज 3 पॉइंट्स आगे, द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, स्ट्रेंथ इंक्रीज जी एंड जी लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज. और इसमें डिटर्मिनेशन है बाय यूजिंग थंब रूल. ठीक है, थंब रूल बेसिकली कौन सा है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है. ठीक है,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो है वो मोशन ऑफ फोर्स बताता है या सर मोर मैं बताऊं, जी। थंब फोर्स बताता है, जो मिडिल फिंगर है वो बताती है क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक फील्ड। और जो दूसरी है फोर फिंगर है, वो बताती है आपको फोर्स हो गया मैंने करंट का। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ये बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली क्यों फाइंड होता है? देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर फाइंड करनी है मैंने करंट करेंट कंडक्टर में, तो किससे फाइंड करूंगा? थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट दैट अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये अब यहां से हमने नहीं किया टॉर्क, या किया है ये हमने ये? किया हुआ है, अच्छा, किया हुआ है किया इस। हमने डीसी मोटर का किया है। हाँ, डीसी मोटर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मोटर वाला है। ये उसके कार्बन ब्रशेस हैं। ये पीछे वाला ये भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो डन। ओके। अच्छा, मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो डन। एक्टिविटी है ना 15.3 वहां तक की है। अच्छा अच्छा, अब हम आते हैं स्टेट्स फ्राडेज लॉ। फ्राडेज लॉ आपने किए? हाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिफाइंड बाय लेंज लॉ। नहीं हाँ। नहीं अच्छा, लेट्स नहीं। स्टार्ट इट विद, अब हम शुरू करते हैं फ्राडे लॉ से। व्हाट इज फ्राडे लॉ? अब फ्राडे लॉ जो है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मेरे पास है इस किसी भी सर्किट में। अब ये आपने साथ साथ लिखना है, ठीक है? जो मैं लिखूंगा वो साथ साथ आपने नोट करना है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स थ्रू इट। यानी कि ये कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी सर्किट के अंदर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिस थ्रू इट। सो ईएमएफ जो है मेरे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? एन के है एक तो, और इज इट इज आल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी है। ठीक हो गया? असल में ये जो है, फेयर इज नोट, आपने पहले एक एक सेकंड, गिव मी वन सेक। आपने सबसे पहले लिखना है इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to delta phi, that is magnetic field lines divided by delta t। अब इसके बाद ये क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होगी। सो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होके क्या इक्वालिटी में आएगा, तो एक कांस्टेंट ऐड होगा। सो दैट कांस्टेंट विल बी नेगेटिव एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा phi will be magnetic lines or magnetic field lines divided by delta t. So this is the Faraday's law. So जिसमें डेल्टा थीटा अपॉन ये जो है phi अपॉन डेल्टा t, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। So again, you start with the definition that the value of induced EMF in a circuit is directly proportional to rate of change of number of magnetic lines, ठीक है, passes through the force। so पहले आपने ये स्टेप लिखना है, ये वाला, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस विल बी योर सेकंड। फिर उसके बाद लिखना है वेयर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये तो हो गई इसकी इसकी डेफिनेशन किसकी? फ्राडेज लॉ की, ठीक है? फिर उसके बाद हमने बताना है लेंस लॉ के बारे में, क्योंकि सेकंड, हाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिटरमाइंड बाय लेंस लॉ। तो वो हमने लेंस लॉ लिखना है। लेंस लॉ बेसिकली ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है इन अ सर्किट, ये हमेशा जो है ना, ये जो अपोजिशन होती है टू कॉज ऑफ द अपोजिशन का मतलब ये है कि लेट्स से आप एक दरवाजा खोलते हैं, और उसको खोलने के लिए जो ताकत की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी बेसिकली क्या होती है? अपोजिशन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लाइटर चीज है वो हम आसानी से उठा लेते हैं, हैवियर चीज हम मुश्किल से उठाते हैं। तो लेंस लॉ भी ये कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है ना, इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज, ये हमेशा जो है दैट इज अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट।
जो उसे प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अपोज कर रही है। इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस किसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और करंट की है, वो हमेशा होंगी, वो इन्वर्स होंगी, यानी कि वो इंड्यूस करेंगी एक दूसरे को, अपोज करेंगी एक दूसरे को। ठीक हो गया। सो अगेन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट, कि जो करंट की डायरेक्शन है मेरे सर्किट के अंदर इज ऑलवेज सच दैट, ये कैसी होगी, जिस लाइन में फील्ड लाइंस है उसके इनवर्स होगी, यानी कि उसे अपोज करेगी। तो सच दैट इट अपोजेस दैट काज दैट प्रोड्यूसेस एट। तो ये बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में आता है, इफ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट नियर टू अ सोलेनोइड, ठीक है, एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द सोलेनोइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये बेसिकली मेरे पास एक ईएमएफ है, प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे ये मेरे पास सोलेनाइड है और ये मैग्नेट है, जैसे ही मैं मैग्नेट करीब लेके जाऊंगा तो एक करंट इंड्यूस होगा इसके अंदर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सोलेनाइड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल रिपेल द नॉर्थ पोल, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से स्टार्ट होती है। तो वो जो क्योंकि इंड्यूस्ड करंट है तो वो उसे रिपेल करेगा। रिपेल किसको करेगा, जहाँ से स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहाँ से है, नॉर्थ से। तो इंड्यूस करंट किसको रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ ऑफ द मैग्नेट को। सो दिस इज वाई this is only possible if the right end of the solenoid becomes a north pole. Hence, according to right hand grip rule, the direction of induced current in the solenoid will be anti-clockwise। कि मेरे पास जो करंट की जो सोलिनॉइड का डायरेक्शन है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। सिमिलरली व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलिनॉइड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो अगर हम उसे नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो वो उल्टा क्लॉकवाइज हो जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया। सो ये बेसिकली ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। अब जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आवर हैंड यूजेस टू पुश सर द मैग्नेट। हेलो यस सर, ये जो इसमें ऊपर वाले टॉपिक में हमने किया है कि मैग्नेट करीब लेके रिपेल और अट्रैक्ट करता है, देखो, एक ठीक, तो सोलेनाइड इसे फ्लेमिंग कहाँ से लग रहा है? नहीं, मैं मेरी बात सुनो। एक सोलेनाइड है, सोलेनाइड मतलब ये है कि एक तार है, मैग्नेटिक जी। फील्ड उससे पास हो रही है, फिर उसमें एक मैं मैग्नेट उसके करीब लेके जा रहा हूँ। जैसे ही मैग्नेट लेके जाऊंगा तो मुझे क्या पता है कि करंट इंड्यूस होगा, यानी कि करंट, इट विल प्रोड्यूस करंट। ठीक है। अब वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस हैं वो इन्वर्स होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। बस हमने डायरेक्शन देखनी है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू द रूल जो मेरा, जैसे ही मेरी डायरेक्शन होगी, अब देखो मेरी एंट्रेंस नॉर्थ से साउथ है, लेकिन वो क्या करेगा, नॉर्थ से साउथ क्लॉकवाइज को क्या करेगा, एक राइट डायरेक्शन को इन्वर्स कर लेगा। तो मेरी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इन्वर्स होगी, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज जब मैं नॉर्थ पोल से आऊंगा। अगर मैं साउथ से आता हूँ तो इट विल बी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस कॉज को, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना किसकी है, ये सोलेनाइड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे ही मैग्नेट पास होगा मेरे सोलेनाइड से, तो जो कॉज है वो सोलेनाइड है। तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सोर्स है, उसी को ही रिपेल करेगा, उसी को ही अपोज करेगा। समझ आई इस चीज की। जी। So mechanical energy of our hand uses to push the magnet towards or away from the coil results into electrical energy. Hence, Lenz's law is a manifestation of the law of conservation of energy. So it is just like the law of conservation of energy, कि हम energy can neither be created nor be destroyed, but it can convert from one form to another. So this is all about my this question. Again, पहले हमने क्या किया, Faraday law को डिफाइन किया, डिराइव किया, देन आफ्टर लेंस लॉ को। ठीक हो गया। ओके, राइट द वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। सो एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर एक ऐसी टाइप है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके तो इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इफ इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट, अगर ये अल्टरनेटिंग एसी करंट हो रहा है प्रोड्यूस करेगा तो इट इज नोन एज एसी जनरेटर। अब वर्किंग में आ जाएगा मेरे पास कि
Give me 1 minute. Give me 1 minute. I have a call.
ओके, तो इसमें क्या है मेरे पास, मैं लिखूंगा कि सबसे पहले वर्किंग के अंदर इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल मूव करता है, इट विल इंड्यूस इट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल, कि करंट इंड्यूस होगा मैग्नेटिक उसके अंदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पासिंग थ्रू द लाइन विल बी मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द, अच्छा कह रहा है कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल जो है वो पैरेलल पड़ा होगा, ठीक है, तो मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू मैक्सिमम होगी, एंड देयर विल बी मैक्सिमम करंट पासिंग थ्रू इट, दिस व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इंड्यूस्ड अफेक्ट करंट in it continuous changes from maximum to minimum point and minimum to maximum and so on, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली इसकी साइनसॉइडल कर्व ऐसी होती है, it will be zero at some point, maximum, then zero, then minimum, then zero and again। तो वो मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम अल्टरनेटली आपके पास शिफ्ट होती रहती है। बेसिक कंपोनेंट्स पे आते हैं तो आर्मेचर आ जाएगा। आर्मेचर बेसिकली इज अरेंज सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये बेसिकली आर्मेचर ओके। एक ऐसी चीज होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करती है फ्रीली। सो एज द आर्मेचर टर्न्स, the wire loops cut through the magnetic field lines and induces EMF. Okay, the EMF developed by the generator depends upon the length of the wire rotated, कि जितनी बड़ी लेंथ ऑफ द वायर होगी जो रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इतना ही ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक हो गया, जो बेसिकली फेराडे ने कहा था, फेराडे ने, कि जितनी लेंथ होगी उतना करंट आपके पास ज्यादा होगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ लूप इन द आर्मेचर इंक्रीज द वायर लेंथ, देयरफॉर इंक्रीजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट थ्रू अ जनरेटर पे आते हैं। when a generator is connected in a closed circuit, the induced EMF generator generates an electric current. Okay, so induced EMF आपको क्या करेगा, it will generate ये मेरे पास it will generate an electric current as the loop rotates। जो मेरे पास अगर लूप रोटेट करेगा, the strength and the direction of the current changes। तो देखें, जो लूप रोटेट कर रहा है like this one, लेट्स से ये अभी इस कंडीशन में है, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर अगेन इस तरह है, तो मेरे पास हर पॉइंट पे मेरी जो डायरेक्शन और मेरी जो वैल्यूज हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। द करंट इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल। देखो जब पैरेलल है तो करंट क्या है, दिस इज द केस। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं ब्रॉड सेशन में, पैरेलल का केस ये वाला है। ठीक है, पैरेलल है तो मेरे पास इंड्यूस जो करंट हो जो भी है मेरे पास ज्यादा आ रही है। ठीक है, सो when the loop is in vertical position, so more current will be the current will be minimum when the plane of the loop is parallel to magnetic field। तो करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। as the loop rotates from vertical to horizontal, देखो ये वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल, अगेन ये देखो ये पहली पोजीशन क्या है, ये खड़ी हुई पोजीशन है। ठीक है, द करंट इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द लूप इज वर्टिकल। लूप जब वर्टिकल होगा तो इस पॉइंट पे मेरे पास जीरो वैल्यू होगी। ठीक हो गया, जो ही सेकंड पे क्या है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, एज द लूप रोटेट्स फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, इट कट्स थ्रू लार्जर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द करंट इंक्रीजेस। यानी कि देखो मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ देखो इसका जो एरिया है जो कट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर वो छोटा सा है, और इसका एरिया देखो कितना ज्यादा है। ठीक हो गया, समझ आई इस जी बात की या नहीं आई? जी जी, आ गया है। जब ये खड़ा है तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये लेटा हुआ तो इतना बड़ा है। ठीक है, तो किधर ज्यादा होगा, इस केस में होगा, वन केस में होगा, सेकंड केस में होगा? इंडक्शन वाले पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट केस में ज्यादा होगा करंट या सेकंड केस में? सेकंड। सेकंड केस में, क्योंकि ज्यादा एरिया है, ज्यादा लार्ज एरिया, लार्ज लेंथ है। ठीक हो गया, अच्छा बाकी जितनी डिटेल है आपने बुक से लिख लेनी है इसकी। ठीक है, व्हेन द लूप जी इन द ठीक। हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यूसली टर्न्स होते रहेगा और ये सारा लूप इसी तरह ही चलता रहेगा। ठीक है, ये सारी डिटेल आपने बुक से लिख लेनी है बाकी। ठीक है, आई विल शेयर दिस ठीक है। टू, मैं ये शेयर कर दूंगा। और बाकी ये है कि
एज इट इज इसको लिखना जी है। ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन कर चुके हैं हम? म्यूचुअल इंडक्शन कर चुके हैं, नहीं किया? कौन सा इंडक्शन किया? इंडक्शन तो किया था, इसलिए मैं आपको देख बताता हूँ। बस शुक्र है हमें। द फिनोमेना ऑफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन वन कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग करंट, नेबरिंग कॉइल। यानी कि एक में चेंज, दो कॉइल्स हैं आपके पास, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में भी चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है एक कॉइल में ड्यू टू क्या है, चेंज इन करंट इन द सेकंड। ठीक हो गया? अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड, मुझे 1 मिनट दें। जी जी ठीक है।
हेलो सर जी कितने डर गए हो? हेलो सर। हेलो। हेलो सर। Okay, give me 2 minutes to start. ओके।
ओके, लेट्स स्टार्ट इट। अच्छा जी, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर मेरे पास दो कॉइल्स होती हैं ए एंड बी। हेलो अब्दुल हनान, हेलो। यस, म्यूचुअल इंडक्शन, यस म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर मेरे पास दो कॉइल्स हैं। ये दो कॉइल्स बेसिकली फिजिकली कांटेक्ट में होगी। जब एक कॉइल, द कॉइल ए इज कनेक्टेड टू द बैटरी एंड अ स्विच विद अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है, विद इज कनेक्टेड टू बी। वी ऑब्जर्व दैट, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब स्विच ऑन होगा, कॉइल ए इज क्लोज, द गैल्वेनोमीटर शोज अ रीडिंग और अ डिफ्लेक्शन, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द स्विच इज ओपन्ड, the galvanometer again shows a deflection by this time, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि with the induction in one coil there is induction of current in the another। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है। ये आप ये सारी ऑब्जर्वेशन जो मैंने बताई है आपको, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने बुक से लिखनी है। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? व्हाट इज ट्रांसफार्मर? सो ट्रांसफार्मर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफार्मर तो जो क्या है? वायर लगा होता है तारों पे, क्या? वो तारों पे बिजली वाली के साथ लगा होता है हाँ, बड़ा सा द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू काला। इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो वो वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है। अब इसकी, इट वर्क्स फॉर म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसके अंदर दो तरह की कॉइल्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। अगर इसकी वर्किंग पे आ जाए हम, a transformer has two coils electrically insulated from each other, ठीक है, एक दूसरे से अलग होती हैं। फिर but wound around the same iron ore, one coil is called primary coil and other is known as secondary coil, or number of turns on the primary and the secondary are known as NP and NS, ठीक है। when the primary coil is connected to a source AC, ठीक है, तो वोल्टेज तो वोल्टेज एट द करंट चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह सिमिलरली मेरे पास करंट प्राइमरी से सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी कनेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसका रिलेशन है वी एस अपॉन वीपी, दैट इज वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। तो ये मेरे पास, इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन प्राइमरी वोल्टेज, द ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। जब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लार्जर, इट इज नोन एज स्टेप अप। जब नंबर ऑफ स्टेप्स इन सेकेंडरी इज स्मॉलर, इट इज नोन एज स्टेप डाउन, ठीक हो गया। उसके बाद आता है पावर फार्मूला। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिक जो पावर है इज सप्लाइड टू प्राइमरी सर्किट, ठीक है। सो आइडियल
ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, देयर इज नो पावर डिसिपेशन, सो आप लिख सकते हैं पावर इन प्राइमरी इक्वल्स टू पावर इन सेकेंडरी, सो इट विल बी रिटन एज power in primary equals to power in secondary, so P equals to VI and it equals to IS VS। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगा पावर का। ओके अच्छा, ब्रीफली राइट अबाउट हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। सो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्या होता है मेरे पास? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिक पावर इज यूजली जनरेटेड एट अ प्लेस विच आर फार फ्रॉम द प्लेस। अमूमन ये होता है कि जो प्लांट्स हमारे लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांट जहाँ बिजली पैदा हो रही होती है, वो बहुत दूर होता है, तो देयर मस्ट बी पावर लॉस। ठीक है, तो पावर लॉस बेसिकली मेरे पास एक रेजिस्टेंस है एज द हीट बेसिकली डिसिपेट, यानी कि जो मेरी एनर्जी आ रही है मेरी वायर्स में, उस पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है और देयर इज अ हीट डिसिपेशन। हीट डिसिपेशन से क्या होता है? पावर लॉस होता है। सो हीट डिसिपेशन इज द फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस और इट विल बी आई स्क्वायर आर टी। ठीक हो गया, सो हेंस द रिड्यूसिंग द करंट, जो रिड्यूस करूंगा करंट इन द केबल, पावर लॉस इन द करंट विल आल्सो बी रिड्यूस। तो जितना मेरी तार के अंदर करंट ज्यादा होगा उतनी ही डिसिपेशन यानी कि लॉस ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अगर अगर मैं एक एक मैन एक किसी इसकी इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है आपके लिए। अच्छा, क्वेश्चन 12 इज राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पहली आ जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। दिस इफेक्ट इज यूज्ड इन मेनी devices such as relay, electric belts, and most iron GANs and losses something। रिले पे आते हैं। रिले बेसिकली क्या चीज है? रिले एक एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल करंट, कि हम एक लार्ज करंट को कंट्रोल कर रहे होते हैं with the help of small current। ठीक हो गया। A relay is an electrical switch that opens and closes under the control of another electrical circuit। ठीक हो गया। So the first circuit जिसे हम कहते हैं input circuit supplies current in the electromagnet। The electromagnet is magnetized and attached one end of the iron armature। The armature then closes the contacts, that is the second switch, and allows the current to flow in the second switch। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम रिले कहते हैं। When the first switch is open again, the current to the electromagnetic stops। Now electromagnet loses its magnetism and the second switch is open, thus the flow of the current stops in the second switch। ये बेसिकली दो स्विच हैं, फर्स्ट स्विच और सेकंड स्विच। जब ज्यादा हो जाती है वोल्टेज तो वो वोल्टेज रोक देता है, जब कम हो जाती है तो वो ओपन कर देता है सिंपली। तो ये आपने देख लेना इसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 मेरे पास ये सारी हो गई है इसकी एक्सरसाइज। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी एनी पार्ट? नो सर। इज इट क्लियर? अब ने क्या मतलब करना है, यू हैव टू डू ऑल दीज पार्ट। आपने अब शुरू कर देना है और जितना चैप्टर रहता है यू हैव टू कंप्लीट विद इन 2 or 3 hours। ओके जी ठीक। एनी क्वेश्चन? नहीं। बस अभी बैठ जाए। आई एम गिविंग यू 2 hours। I will call you at 8 at the completion of your work। You have 2 hours and 15 minutes to complete this work। ठीक। Okay जी। Okay then, चलेगा। stay safe, stay healthy and Allah Hafiz। अल्लाह हाफिज।